हेलो, गुड इवनिंग माय डियर गाइज। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यानी लास्ट क्लास में हमने जाना कि भारत के अंदर जो इंग्लिश है उसे एक सेकंड भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। आज हम उस भाषा के पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे कि भारत में इंग्लिश कब आई, कैसे आई, किस कारण से आई, जिस भाषा को आज हमें अनचाहे रूप में भी स्वीकार करना पड़ रहा है। वह जिन लोगों को आज इस भाषा का ज्ञान है वो लोग अपने आप को प्रतिष्ठित या कहें कि अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझते हैं, लोगों से विशेष समझते हैं। तो माय डियर गाइज, आज हम उसी भाषा के बारे में जानते हैं कि ये भाषा कब कैसे आई, क्या ये वास्तव में एक भारत की ही एक मुख्य भाषाओं में से एक है। तो हम देखते हैं, आगे आप ध्यान दें। तो यहाँ बात हो रही है कि ओरिजिन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी इंग्लिश का यानी भारत के अंदर जो इंग्लिश है उसका ओरिजिन और यानी उद्भव, उसका उद्भव कैसे हुआ। क्या इंग्लिश जो है भारत में जब से भारत था, क्या जब से भारत की जो धरती के ऊपर जो लोग थे, मनुष्य जाति थी, क्या उसी समय से भारत में ही इस भाषा का उद्भव हो गया था? तो ऐसा नहीं है। देखो बात करते हैं। तो कह रहा है कि इंग्लिश केम टू इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। देखो यह कॉलोनाइजेशन का अर्थ है उपनिवेशवाद। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि उपनिवेशवाद क्या है माय डियर गाइज। देखो उपनिवेशवाद वह है, यानी जैसे हम कहते हैं ना औपनिवेशिक राज्य। यह औपनिवेशिक राज्य से तात्पर्य है कि जिन जिन राष्ट्रों के ऊपर, जिन जिन कंट्रीज़ के ऊपर अंग्रेज लोगों ने यानी इंग्लैंड की सत्ता ने क्या किया था, किसी दिन राज किया था, और बाद में लोगों के एक लंबे संघर्ष के बाद में उन अंग्रेज़ों के जाल से हम लोग मुक्त होकर के अपने स्वयं के एक राष्ट्र का निर्माण कर पाए हैं। ऐसे वो जो राष्ट्र के जो लोग हैं वो राष्ट्र जो हैं आज क्या कहलाते हैं, कॉलोनाइजेशन कहलाते हैं, यानी कॉलोनिज्म यानी औपनिवेशिकवाद। तो यानी आपने समझा होगा कि औपनिवेशिक कौन होते हैं, औपनिवेशी कौन होते हैं। तो हम जो है, हम कहने का तात्पर्य मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जो है एक औपनिवेशिक राष्ट्र है। औपनिवेशिक राष्ट्र क्यों है, आपको बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि भारत जैसे एक विशाल राष्ट्र के ऊपर किसी दिन अंग्रेज़ों का क्या था, कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों का राज था, और बाद में हमने एक लंबे संघर्ष के द्वारा उन अंग्रेज़ों से हमारे भारत को हमने क्या कराया, आज़ाद करवाया। तो यानी सबसे पहले लाइन में हमने सीखा, जान लिया कि भारत में जो इंग्लिश थी यानी इंग्लिश नाम की जो भाषा है वह किसका परिणाम है। तो कह रहा है कॉलोनिज्म का परिणाम है। कॉलोनिज्म का मतलब है कि यानी अंग्रेज़ों के आगमन का परिणाम है भारत में अंग्रेजी का आगमन। आगे कह रहा है द ब्रिटिश का मतलब मैंने कल आपको बताया था, ब्रिटिश का मतलब है अंग्रेज यानी इंग्लिश मैन, यानी इंग्लैंड के मूल रूप से इंग्लैंड के निवासी। यानी द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया इन द अर्ली 16 यानी 1600 के अंदर, यानी 1600 के प्रारंभ में भारत में किन का आगमन हुआ, अंग्रेज़ों का आगमन हुआ यानी ब्रिटिश का आगमन हुआ। एंड सून और शीघ्र ही एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित कर देना, लगा देना, ट्रेडिंग पोस्ट। और उन्होंने क्या कर दिया, जैसे वो 1600 ईस्वी के प्रारंभ में जैसे ही भारत में आए, उन्होंने भारत के आगमन के साथ में ही भारत में जो ट्रेडिंग यानी व्यावसायिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं ने क्या कर दी, स्थापना कर दी। यानी यहाँ पर व्यवसाय करना उन्होंने तुरंत प्रारंभ कर दिया। कह रहे कि इन ए नंबर ऑफ सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो अंग्रेज लोगों ने अपना ट्रेड व्यापार जो है, बिजनेस जो है वो प्रारंभ जो किया था वो किसके अधीन, किसके अंडर में का शुरू किया था। तो कह रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी थी जो अंग्रेज़ों को यहाँ भारत के अंदर क्या था, व्यापार के लिए भेजा था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज़ों को भारत में एक व्यापार स्थापित करने के लिए भेजा था, और 1600 ईस्वी में ही अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। विद द पासिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट
इन 1773, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने पर ही द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि यानी अंग्रेज जो प्रशासन जो है, यानी वहाँ के अंग्रेज़ों का जो राज है, सत्ता है, उस सत्ता ने क्या कर दिया, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने के साथ में ही ब्रिटिश शासन जो है वो कहाँ स्थापित कर दिया गया, भारत में स्थापित कर दिया गया। बीफोर 1800 यानी 1800 से पहले द ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पार्टेड इंग्लिश ओनली। देखो यहाँ बता रहा है कि 1800 ईस्वी से पहले की बात कर रहा है ये, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप समझ गए होंगे कि यानी एक ब्रांच, एक बड़ी संस्था है ये, जो क्या कर रही है, भारत में अपना व्यवसाय कर रही है। तो कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना, देना, इंग्लिश एजुकेशन यानी अंग्रेजी शिक्षा, ओनली टू द चिल्ड्रन, केवल उन बच्चों को, ऑफ द कंपनीज यूरोपियन एम्प्लॉयज, यानी कंपनी के जो यूरोप के क्या थे, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी थे, यानी यूरोपवासी ने हमारे लिए हम कहेंगे विदेशी, जो विदेशी लोग जो भारत में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, केवल उनके बच्चों के लिए ही प्रारंभ में क्या की गई थी, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया था। कहने तात्पर्य क्या हुआ कि अभी भी अंग्रेजों के तुरंत आगमन के साथ में ही भारत में अंग्रेजी का आगमन नहीं हुआ था पूरी तरह से। कह रहा है कि शुरुआत में ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान रखा। कह रहा है कि ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स द कंपनी डिडंट पे मच अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ इंडियंस, यानी जो कंपनी का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के प्रारंभ में कंपनी ने क्या नहीं किया, भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो कह रहा है कि जब अंग्रेज लोगों ने भारतीय शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया था, क्या तब तक भारतीय लोग अनभिज्ञ थे शिक्षा से? नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय की शिक्षा अंग्रेजी से अलग, यानी अंग्रेजी को छोड़ कर के शेष अन्य जो रूप हैं, हिंदी, अपनी जो अन्य भाषाएं जो हैं, और हम बात करें हमारी जो हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के माध्यम से हमें क्या मिल रहा था, ज्ञान मिल रहा था। आगे कह रहा है कि उस समय यानी जब 1800 ईस्वी से पहले जब भारत के अंदर अंग्रेजी का पूर्ण से क्या हुआ, प्रभुत्व हुआ, या अंग्रेजी का हम कहें कि प्रभाव बना, उससे पहले यहाँ पर शिक्षा किस रूप में आ रही थी? तो कह रहा है उस समय शिक्षा पाठशाला, जिसे मदरसा, पर्शियन स्कूल्स, इन सब के अंदर क्या दी जा रही थी, पहले शिक्षा दी जा रही थी। यानी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे ये मदरसे, यहाँ दे भी रखा है मदरसा शब्द, तो पाठशाला और पर्शियन स्कूल्स, यानी आज जैसे वेद विद्यालय कहते हैं, वेद विद्यालय होते थे, और जैसे गुरुकुल होते हैं, इन सब में पहले शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता था। यानी पहले ऐसा नहीं था कि आज के जैसे स्कूल थे, शिक्षा तो थी पर आज की तरह शिक्षा का प्रबंध नहीं था। तो कह रहे और ये जो पाठशाला, मदरसा और पर्शियन स्कूल जो हैं, इन्हें क्या कहा जाता था? तो कह रहे कि मैकटेप्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैकटेप्स के नाम से इनको बोला जाता था। वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन टू इंडियन, यानी भारतीयों को अंग्रेज लोगों की बजाय पाठशाला, मदरसा व पर्शियन स्कूल्स के द्वारा जिन्हें मैकटेप्स कहा जाता था, उनकी जिम्मेदारी थी भारतीय लोगों को क्या करना, शिक्षा प्रदान करना। फिर कह रहे हैं कि हाउ एवर वैन द कंपनी टू कंट्रोल ऑफ द एंटायर नेशन, किंतु जैसे ही, यानी हाउ एवर जैसे ही क्या हुआ कि एंटायर यानी संपूर्ण, यानी पूरे, नेशन यानी राष्ट्र, जैसे ही पूरे राष्ट्र का मतलब कहूँगा कि जैसे ही पूरे भारत के ऊपर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपना शासन कर लिया, उसे अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लिया। अंग्रेजों से तात्पर्य है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था, वह अब पूरे भारत के लगभग मोस्ट ऑफ हिस्सों में क्या हो गया था, उसका संचालन प्रारंभ हो गया था। It started thinking about educating Indians to further its commercial interest and
मीट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स। तो कह रहे हैं कि इसी के साथ में क्या हुआ कि अब जो इट स्टार्टेड थिंकिंग, अब यह सोचना प्रारंभ कर दिया गया अबाउट एजुकेटिंग इंडियंस, यानी जैसे ही संपूर्ण भारत के लगभग हिस्सों के अंदर जैसे ही क्या हुआ कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ या कहें कि कंपनी व्यापार प्रारंभ हुआ, वैसे ही अंग्रेज लोगों ने भारतीय लोगों की शिक्षा के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। क्या करने के लिए कि देखो अब सबसे बड़ी बात ये है गौर करने की कि अंग्रेज लोगों ने अभी भी इसलिए शिक्षा प्रारंभ नहीं की है भारतीय लोगों के लिए कि वो उनको शिक्षित करना चाहते हैं, बल्कि किस लिए, टू फर्दर यानी आगे बढ़ाने के लिए यानी विकास करने के लिए कॉमर्शियल इंटरेस्ट, कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक यानी उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एंड मीट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, और उनकी जो प्रशासकीय यानी जो कार्यालय जो क्या रिक्वायरमेंट्स है, कार्यालय यानी उनके प्रबंधन को उनके प्रशासन को चलाने के लिए जो लोगों की आवश्यकता है उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इन अंग्रेज लोगों ने भारतीय लोगों को शिक्षा देने का इसको प्रारंभ करने का विचार बनाया। यानी यहाँ तक आपने समझा कि देखो भारत के लोगों के लिए पहले अंग्रेज़ों ने शिक्षा के संबंध में कुछ नहीं सोचा, किंतु जैसे ही अंग्रेज लोगों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के बाद में लोगों की आवश्यकता पड़ी, कामगारों की आवश्यकता पड़ी, उनको सहायकों की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने तुरंत भारतीय लोगों की तरफ नज़रें डाली और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारतीय लोगों को क्या कर दें, से एजुकेटेड कर दें, इंग्लिश का नॉलेज दे दें ताकि वो हमारे काम आ सके। आगे कह रहे हैं कि इन 1792, अब देखो मैं एक बात और आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्या अंग्रेजी शिक्षा देने से पहले भारतीय लोगों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काम नहीं दे रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो काम तो पहले भी करवा रही थी पर उनसे मजदूरी करवा रही थी केवल, वो कहते हैं ना शारीरिक बल यानी शारीरिक परिश्रम करवा रही थी उनसे। मानसिक परिश्रम का मतलब है कार्यालयी जो काम है, कागजों का जो काम है, वो काम अभी तक भारतीयों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं आया था, क्योंकि वो सभी काम उनकी जो इंग्लैंड की जो इंग्लिश भाषा है उस भाषा में हो रहा था, जबकि भारतीय लोगों को इस भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अब कह रहे हैं कि 1792 के अंदर चार्ल्स ग्रांट, यानी चार्ल्स ग्रांट का मतलब है यहाँ एक व्यक्ति विशेष है जो चार्ल्स ग्रांट प्रिपेयर्ड, इस चार्ल्स ग्रांट का मतलब है कि चार्ल्स की एक समिति है, चार्ल्स की क्या एक समिति है, प्रिपेयर द फर्स्ट ब्लूप्रिंट, उसने क्या किया, पहला ढांचा यानी एक खोखा तैयार किया ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यानी पहली बार भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को प्रदान करने का काम किसने, उसके लिए ब्लूप्रिंट का काम किसने किया, तो कह रहे चार्ल्स ग्रांट ने। और कब किया, 1792 में। आपके याद रखने का विषय है कि भारत के लिए सर्वप्रथम इंग्लिश यानी अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान करने के लिए किस ग्रांट ने, किस समिति ने, किस आयोग ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान रखा, तो कह रहे हैं कि 1792 में चार्ल्स ग्रांट ने पहली बार ब्लूप्रिंट तैयार किया, किसके लिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का। ही रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विद ए वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इंक्लूडेड लिटरेचर, नेचुरल साइंसेज, मैकेनिक और इन्वेंशंस। यानी अब देखो पहली बार जब भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान रखा गया तो कह रहा है कि वहाँ भारतीय लोगों को शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा के रूप में क्या क्या दिया जाने लगा, लिटरेचर यानी साहित्य भी पढ़ाया गया, नेचुरल साइंसेज यानी प्राकृतिक विज्ञान का उन्हें ज्ञान दिया गया, मैकेनिकल का ज्ञान दिया गया, इन्वेंशन यानी आविष्कारों का ज्ञान दिया गया, ETC और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके संदर्भ में उनको बताया गया, उनको सिखाया गया। आगे कह रहा है कि बिटवीन 1824 से 1835, देखो यानी एक बात आप ध्यान रखना या गौर करना कि भारत में 1792 ईस्वी में पहली बार भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया, पहला विचार बना। यानी इसका मतलब है कि 1792 तक भारत में अंग्रेजी का कोई दबदबा नहीं था, और उसके बाद में जब उन्होंने शिक्षा देने का प्रयास किया तो उन्होंने किस रूप में शिक्षा दी, तो कह रहे लिटरेचर, नेचुरल साइंस, मैकेनिकल और इन्वेंशंस। अब देखो बात हो रही है आगे जाकर के 1800 के बाद की, तो 1824 से 1835 के बीच में इंग्लिश क्लासेज वर स्टार्टेड एट द कलकत्ता मदरसा।
यानी सबसे पहले 1824 से लेकर के 1835 में अंग्रेजी जो कक्षाएं हैं वो कहाँ, देखो कब, 1834 से 1835 में। अभी एक बात आपको गौर करनी है कि 1792 में केवल विचार बनाया गया है, उसके बाद में 1824 से 1835 में ये शिक्षा प्रारंभ की गई है। इंग्लिश क्लासेज वर स्टार्टेड एट द कलकत्ता मदरसा, द बनारस संस्कृत कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, आगरा कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग ओरिएंटल एजुकेशन। यानी अब देखो 1824 से 1835 के बीच में कलकत्ता में, बनारस की जो संस्कृत कॉलेज है उसमें, दिल्ली कॉलेज में और आगरा कॉलेज में, इन कॉलेज में क्या किया गया, अंग्रेजी शिक्षा की क्लासेस शुरू की गई। ए ग्रुप ऑफ इंडियंस रश टू दीज क्लासेज, यानी भारतीयों का एक बड़ा समूह क्या हुआ, इन क्लासों में उपस्थित होने लगा। एंड स्टार्टेड राइटिंग पोइम्स, और इन लोगों ने, यानी जिन लोगों ने इन कॉलेजेस के अंदर, इन मदरसों में और बनारस की जो कॉलेज है, इन कॉलेजों के अंदर जैसे शिक्षा प्रदान की, प्राप्त की अंग्रेजी शिक्षा, और उन लोगों ने तुरंत क्या कर दिया गया, पोयम, स्टोरीज, एसेज इन इंग्लिश, यानी वो अंग्रेजी के अंदर कविताएं, कहानियाँ और निबंध लिखना प्रारंभ उन्होंने कर दिया। कह रहा है कि सेविरल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स वर ऑल्सो स्टार्टेड इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। कह रहे इसी के साथ में जैसे ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान रखा गया, या कहें कि जैसे ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई, उसी के साथ में भारत के अंदर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसे तीन इन बड़े विशाल जो औद्योगिक क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के अंदर अंग्रेजी समाचार पत्र का भी प्रकाशन प्रारंभ कर दिया गया। सून ए ग्रुप ऑफ इंडियंस स्टार्टेड डिमांडिंग इंग्लिश एजुकेशन एज दे फेल्ट दैट इट वॉज ए मीन्स टू सोशल एडवांसमेंट। अब देखो भारतीय लोगों की एक पहचान है कि भारतीय लोग अपनी चीज़ को छोड़ दूसरों चीज़ को अपनाने में अपना हमेशा गर्व महसूस करते हैं, यानी वो हमेशा दूसरों को सम्मान देकर जीना पसंद करते हैं। यही एक भारत की कमी रही कि भारतीय लोगों ने जैसे अंग्रेज़ी सीखी, अंग्रेज़ी सीखते उन लोगों ने क्या महसूस किया कि अगर सोशल एडवांसमेंट चाहिए, यानी समाज का क्या चाहिए, विकास चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना है, तो कह रहा है कि उन्होंने क्या समझा कि इंग्लिश एजुकेशन उसके लिए क्या है, ज़रूरी है। यानी भारतीय लोगों ने सामने चल कर के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम शुरू किया। एक रूप में तो ये कह सकते हैं, जबकि एक रूप में ये भी कह सकते हैं कि अगर यदि भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ी का ज्ञान नहीं किया होता, या भारतीय लोगों को अंग्रेज़ी का ज्ञान नहीं हुआ होता, तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद आज भी हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहते, क्योंकि इंग्लिश सीखने के बाद ही हमें पहली बार पता चला कि अंग्रेज़ लोग कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है, क्योंकि इससे पहले हम वो लोग जो कहते थे सिर्फ वही सुन और समझ पाते थे। आगे की बात कर रहा है कि यानी अब देखो यहाँ तक बात हो गई कि अंग्रेज़ लोगों ने अंग्रेज़ी शिक्षा प्रारंभ कर दी, भारतीय लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और पोएम्स, स्टोरीज लिखना प्रारंभ कर दिया। और आगे जाकर के भारतीय लोगों के एक बड़े समुदाय ने सोचा कि सामाजिक एडवांसमेंट के लिए अंग्रेजी शिक्षा क्या है, अत्यंत आवश्यक है। आगे कह रहे हैं, देखो क्या, हाँ, इन 1833 यानी 1833 के अंदर द कंपनी ओपनड एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी 1833 में क्या हुआ, कंपनी ने, 1833 की बात हो रही है, देखो यहाँ कंपनी ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब है यानी सरकारी, इन गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी सरकारी नौकरियां, मान लो आप, सरकारी नौकरियों के अवसर, अपॉर्चुनिटी अवसर उन्होंने क्या किए, खोलना प्रारंभ कर दिए। टू इंडियंस, किन के लिए, भारतीयों के लिए, विद सूटेबल क्वालिफिकेशंस, यानी देखो जैसे आज हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना है तो एमए चाहिए कम से कम, सेकंड ग्रेड का बनना है तो हमें बीए और बीएड चाहिए, थर्ड ग्रेड का बनना है तो हमें बीएसटीसी या बीए बीएड चाहिए। इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए भारतीयों के पास वो लोग क्या मांगने लगे, क्वालिफिकेशन मांगने लगे, सूटेबल क्वालिफिकेशन यानी योग्यता मांगने लगे। हैज़ इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंग डिफिकल्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ओनली विद इंग्लिश ऑफिशियल्स, क्योंकि अब स्थिति ये हो गई थी कि
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यवसाय बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था और बहुत ज़्यादा व्यवसाय बढ़ा लेने के कारण से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक समस्या आने लगी थी कि वो केवल अंग्रेज अधिकारियों से अपनी कंपनी का संचालन नहीं कर सकती थी। और इसी के चलते 1833 में पहली बार अंग्रेज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारतीय लोगों के लिए भी कार्य रोजगार के अवसर प्रदान किए, वो भी किसके साथ में, एक अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ में, यानी क्वालिफिकेशन के साथ में। तो कह रहा है कि इस बात को आगे बढ़ाने के लिए 1935 में मैकले इन हिज माइन्यूट्स मतलब प्रतिवेदन प्रस्ताव, माइन्यूट्स का मतलब देखो ये आप स्पेलिंग देखेंगे तो मिनट्स आपको बोल देख रहे होंगे, पर मैंने आपसे एक बात पहले मैंने कही है, मीनिंग रैप यानी प्रसंगवश शब्दों का अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार से मैं आपसे बात कहूँगा कि मिनट्स यहाँ शब्द जो है, इस शब्द का यहाँ अर्थ है क्या, प्रस्ताव। यानी मैकेले नामक एक व्यक्ति विशेष था, अंग्रेज था। मैकेले के 1935 के प्रावधान प्रस्ताव के अनुसार आर्ग्यूड फॉर एजुकेशन बेस्ड ऑन इंग्लिश लिटरेचर, यानी पहली बार क्या किया गया, इनके यानी भारतीय लोगों को लिटरेचर की शिक्षा की बेस पर उन्हें कार्य प्रदान किया गया या कहीं नौकरियां प्रदान की गई। ही एनविसेज्ड क्रिएटिंग ए क्लास ऑफ पर्सन्स, यानी उसने क्या कर दिया, एक क्लास ऑफ पर्सन्स यानी एक व्यक्तियों के समुदाय को, इंडियन इन ब्लड एंड कलर। देखो यानी भारत एनविसेज होता है गुलाम बनाना, यानी उस मैकेले का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव ने क्या कर दिया, लोगों के एक समुदाय को गुलाम बनाना प्रारंभ कर दिया। कह रहा है कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर, यानी वो लोग जो थे जो गुलाम बनना प्रारंभ हुए, वो लोग कलर में यानी दिखने में चमड़ी के काले, और ब्लड यानी खून से, जिन जो क्या थे, इंडियन थे, बट किंतु इंग्लिश इन टेस्ट, किंतु वास्तव में देखा जाए तो उनकी कसौटी में वो अंग्रेज थे। ओपिनियंस विचारों में अंग्रेज बन गए थे, मोरल्स नैतिक रूप से अंग्रेज बन गए थे, एंड इन इंटेलेक्ट यानी बौद्धिक क्षमता में, यानी वो अब सोचना समझना भी किस में लग गए थे, अंग्रेजी में लग गए थे। यानी कहने तात्पर्य कि भारतीय व्यक्ति जो वास्तव में भारतीय तो है, जो क्या है, भारतीय तो है, पर वास्तव में वो केवल अब रंग और खून से ही भारतीय रह गया, जबकि हर प्रकार से नैतिक रूप से, विचारों के रूप से, कसौटी अंदाज के रूप में और बौद्धिक रूप से वो क्या बन गया था, पूरी तरह से अंग्रेज बन गया था। ऐसे उन लोगों को मैकेले ने क्या कर दिया गया, मैकेले के प्रस्ताव के 1935 के मैकेले के प्रस्ताव के बाद में उन भारतीय लोगों के एक समुदाय को गुलाम बनाने का काम शुरू कर दिया गया। आगे कह रहा है क्या, बाई 1882 यानी 1882 तक ओवर 60% ऑफ प्राइमरी स्कूल्स वर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन इंग्लिश, यानी 1882 तक 60% जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें क्या किया जा रहा था, इम्पार्टेंस देना एजुकेशन इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में क्या दी जा रही थी, शिक्षा दी जा रही थी। यानी 1882 तक 60% विद्यालय ही ऐसे थे जिनमें अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। आगे कह रहा है क्या, इन 1854 यानी 1854 में, देखो ये 1882 की बात उसने पहले कह दी, 1854 को लेके जा रहा है आपको वापस। तो कह रहा है 1854 में चार्ल्स वुड, यानी चार्ल्स वुड नामक कोई व्यक्ति विशेष है, तो कह रहे चार्ल्स वुड रिकमेंडेड इन क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी चार्ल्स वुड नामक कोई व्यक्ति विशेष है, उस व्यक्ति की एक समिति थी, उस समिति ने पहली बार रिकमेंड यानी मांग करना, किसकी मांग की, कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी जैसे आज हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरपीएससी कह करके आप समझ कर लें। तो इस प्रकार की एक संस्था, जो संस्था क्या करे, केवल नौकरियां निकालने का काम करे, उन लोगों को तनख्वाह देने का काम करे, उनका देखभाल करे, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दे। तो कह रहे उनकी मांगों को ध्यान रखे, उनकी कुशलता के ऊपर ध्यान दे। ऐसी एक संस्था की स्थापना का किसने मांग की, चार्ल्स वुड ने पहली बार मांग की। यानी 1854 में चार्ल्स वुड नामक व्यक्ति ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की मांग की। एम्पेसाइज्ड ऑन सेटिंग अप प्राइमरी मिडिल एंड हाई स्कूल्स, और इसी के साथ में क्या गया, उसने एम्पेसाइज जोर दिया, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एक नामक संस्था स्थापित करो, और उसमें क्या करो आप, प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल जो हैं उनकी स्थापना करो। रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ इन द
प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। और साथ में उसने क्या किया, देखो उस मांग में क्या क्या थी कि प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स तो होंगे ही होंगे, साथ में 3 यूनिवर्सिटीज़ की मांग की। और वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ देखो कहाँ थी कि इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्या थे आधिकारिक क्षेत्र थे, प्रशासकीय क्षेत्र थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों स्थानों पर 3 यूनिवर्सिटीज़ यानी महाविद्यालय खोले जाने का भी प्रस्ताव रखा गया। एंड प्रॉम्प्टेड द स्टडी ऑफ इंग्लिश, बढ़ावा देने के लिए द स्टडी ऑफ इंग्लिश, यानी और इसी के साथ में अंग्रेजी के अध्ययन पर जोर देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस पर जोर दिया गया। एज वेल एज इंडियन रीजनल लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज सच एज अरबिक, पर्शियन, संस्कृत। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फिर अंग्रेजी शिक्षा जब भारत में आ गई थी, क्या उसके बाद में और कोई शिक्षा की जो भाषा थी यानी और जो भाषाएं थी वो नहीं चल रही थी? तो कर ऐसा नहीं है, जबकि अभी भी वहाँ अरबी, पर्शियन, पारसी और संस्कृत, यानी अरबी, पारसी और संस्कृत जैसी भाषाएं भी अभी भी क्या थी, वहाँ अंग्रेजी के साथ साथ में पढ़ाई जा रही थी। यानी कहने तात्पर्य हुआ कि 1854 के बाद में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स खोले गए, 3 यूनिवर्सिटीज़ खोली गई जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में खोली गई थी। और उनमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ में भारतीय जो भाषाएं थी, उन भाषाएं अरबी, पारसी और संस्कृत का भी अध्ययन करवाया जा रहा था। बाई 1857 तक, एक मिनट में आपके लिए, हाँ, बाई 1857 तक द यूनिवर्सिटीज हैड बीन ओपन इन बॉम्बे, यानी 1857 तक क्या, देखो 1854 में तो प्रस्ताव लाया गया, पहली बार मांग की गई, और 3 साल के ड्यूरेशन में, 3 साल बाद में ये कह सकते हैं 1857 के अंदर बॉम्बे के अंदर, कलकत्ता के अंदर और मद्रास, यानी जो आज चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, इनमें क्या किया गया, यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया गया, यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया। इंग्लिश वॉज ग्रेजुअली एक्सेप्टेड एज द लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट, और इसी प्रकार से धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे, क्रम से इंग्लिश को क्या कर लिया गया, सरकारी भाषा के रूप में उसको स्वीकार कर लिया गया। ऑफ द सोशल एलिट, यानी देखो किस किस की भाषा, यानी अंग्रेजी जो है जिसे कोई जानता नहीं था, उस अंग्रेजी भाषा ने मात्र 200 वर्ष में, 250 वर्ष के काल के अंदर क्या कर लिया, लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की जो दफ्तर थे, दफ्तरों की भाषा बन गई। ऑफ द सोशल एलिट, अब आप देखते हैं सोशल एलिट यानी उच्च वर्ग की भाषा बन गई। यानी आज हमारा मानना है कि जिन लोगों को अंग्रेजी आती है वो लोग क्या हैं, बड़े हैं, सुशिक्षित हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं और सम्मानीय लोग हैं। एंड ऑफ द नेशनल प्रेस, और साथ में जो राष्ट्रीय स्तर की जो क्या होती है प्रेस, यानी यहाँ प्रेस का मतलब है समाचार, यहाँ समाचार पत्र जो होते हैं, या फिर कहें कि जिसे हम आज मीडिया कह सकते हैं, उस मीडिया की भाषा क्या बन गई, अंग्रेजी बन गई। यानी कहने तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जिस अंग्रेजी का 1600 के प्रारंभ तक कोई अस्तित्व नहीं था, और ये कह सकते हैं कि 1792 तक भी कोई अस्तित्व नहीं था। 1792 यानी आप 1800 से मान लीजिए, 1800 से 1857 यानी 57 वर्ष के, 57 और आप 8 वर्ष और लगा लीजिए, यानी हम बात करें ओनली 65 वर्ष के काल के अंदर जो अंग्रेजी पहले किसी के द्वारा जानी नहीं जाती थी, उस अंग्रेजी पर भारतीयों ने इतना अपना अधिकार जमा लिया, या कहें कि अंग्रेजी ने भारतीयों पर अधिकार जमा लिया कि जो भारतीय लोग क्या बन के रह गए, अंग्रेज के गुलाम बन के रह गए, यानी अंग्रेजी भाषा के गुलाम बन के रह गए। और आज स्थितियाँ ये हैं कि वह अंग्रेजी भारतीय लोगों का सम्मान, उनकी गवर्नमेंट भाषा और उच्च वर्ग की भाषा बन करके रह गई। यद्यपि आज ऐसा भी नहीं है, किंतु एक बात स्थिति स्पष्ट हुई कि हम लोगों ने अपने आप का जो वजूद है, अपनी की जो पहचान, उस पहचान को खो दिया है इस केवल अंग्रेजी भाषा के लिए। तो करें, अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो देखो मैंने जो आपको पढ़ाया है उन सब में क्वेश्चन में कुछ आपको डेट, कुछ नाम, कुछ आपको एक प्रस्ताव यहाँ रखा गया है, ये सब कुछ आपको याद करनी है। क्वेश्चन आपका जो टास्क दे रखा है, यही क्वेश्चन अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा तो माय डियर गाइज इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि व्हाई डू यू थिंक द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया,
यानी वाई डू यू थिंक, यानी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड, कि अंग्रेज लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस यानी हम कहें कि प्रभाव में लाया इंग्लिश इन इंडिया। यानी आपके विचार में, क्वेश्चन का अर्थ है कि आपके विचार में अंग्रेज लोगों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ क्यों किया, उसकी स्थापना यहाँ पर क्यों की। तो अब आपके पास जवाब है कि अंग्रेज लोगों ने भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान क्यों रखा था, अंग्रेज शिक्षा भारतीयों को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, कब पड़ी, किस कारण से पड़ी, ये सब कुछ आपको इस पैराग्राफ में समझने को मिला है। धन्यवाद साथियों, बने रहें, आप इन वीडियो को शेयर करें अपने साथियों को, और जो भी बात आपको समझ में नहीं आई हो, कोई शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको जानने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।